हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। आपको बतानी है इनमें से इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट। इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आँख के अंदर जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, तो रेटिना के ऊपर बनती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें से आपको बतानी है इनमें से कौन सा जो है बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको कोई भी जो है दो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल देने हैं। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब होता है जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, कोई भी आप दो लिख सकते हैं इनमें से। तीनों आंसर जो इसके राइट हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। यानी कि बल्ब के अंदर आपने देखा होगा जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, तो उसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टंगस्टन इज ए एलॉय विच हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई रेसिस्टिविटी, सो इट डज नॉट बर्न और मेल्ट इजीली एट हाई टेम्परेचर। व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू इट, इट बिकम्स हॉट एंड एमिट्स लाइट। देखिए, जो बल्ब होता है उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से जो है लगा होता है, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी कि जो है ये जो है ईजीली जो है ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है, जब भी इसको ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह देते हैं तो। और साथ ही साथ ये जो है क्या करता है, लाइट एमिट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपने देखा होगा घरों में जो है बिजली की वजह, जो बल्ब की वजह से जो है रोशनी आती है, ठीक है। तो ये ईजिली मेल्ट नहीं होता है और इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो भी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड। यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी को स्टोर करते हैं उसके एडवांटेज बताने, यानी कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला फ़ायदा है इट डज नॉट इवेपोरेट। यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, ठीक है, वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो है इसकी वाष्प नहीं बनती। दूसरा है, इट रिचार्ज वेल नियर द एरिया, ठीक है, तो जो आसपास के कुएं वगैरह होते हैं उनको रिचार्ज कर देता है, यानी कि उनमें वहाँ पे जो है पानी ईजिली मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द वेजिटेशन। सब्जी वगैरह उगाने के लिए वहाँ पे ईजिली मॉइस्चर यानी कि जो नमी है वो भी मिल जाती है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटो लाइक स्टेगनेंट वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड। और जो पानी होता है, जो ग्राउंड पानी होता है अंडरग्राउंड, एक तरीके से वहाँ पे जो है मॉस्किटो यानी मच्छर वगैरह जैसे कि झीलों में और तालाब में होते हैं, वैसे जो है वहाँ पे उत्पन्न नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, इट इज़ रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट्स। यानी कि इसके अंदर जो ह्यूमन वेस्ट है, जो पशु वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो है मिल नहीं पाते इजीली, यानी कि जो पानी को दूषित नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कलर्स इन सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट्स लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यानी कि एक ग्लास प्रिज्म होता है, इसके अंदर से जब हम लाइट डालते हैं तो ये आपको पता होगा 7 रंगों में बिखर जाती है। तो इन 7 रंगों के नाम बताने हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में बताने हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो इसमें सबसे पहला जो कलर आता है ये आता है वॉयलेट, दूसरा होता है इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, 5 येलो, छठा ऑरेंज और 7 रेड। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं। आपका शॉर्टकट जो तरीका है ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। नेक्स्ट है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स होती हैं उसकी कोई 2 प्रॉपर्टी बतानी है। तो फर्स्ट है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। वे कभी भी जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी काटती नहीं है। दे फ्लो फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल विद इन द मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट के अंदर जो है ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। एंड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के बाहर की तरफ जो होती हैं ये कहाँ पे जाती हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेज। यानी कि जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट
यहाँ पे तो ये नज़दीक आती हैं, लेकिन जब बाहर जाती हैं तब ये दूर दूर चली जाती हैं। यानी कि जो इनके पोल होते हैं ना, वहाँ पे आपको नज़दीक नज़दीक मिलेंगी, लेकिन ये बाहर का जो एरिया है यहाँ पे आप इनके बीच में जो गैप होता है ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसको हम जो है बायां हाथ रूल बोलते हैं, वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी एक करंट कैरिंग यानी कि किसी के अंदर से करंट जा रहा है और वो कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के पास में लेके जाते हैं, द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द बोथ फील्ड एंड टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज। जो फोर्स उत्पन्न होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, फील्ड के, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। इट वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। तो ये जो इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा किया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो है बनाया गया है, इसमें जो अंगूठा होता है इसका मतलब होता है थ्रस्ट और मोशन, ठीक है, ये मोशन और थ्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठे के पास में ये उंगली होती है, सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जो तीसरी उंगली है, ये वाली उंगली, ये रिप्रेजेंट करती है करंट को। और आपको याद रखना है, इनके बीच में, सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये आपको याद रखना है, सभी के बीच में, जो तीनों के बीच में 90 डिग्री का जो है एंगल होता है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट है ड्रा रे डायग्राम एंड राइट नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। आपको एक डायग्राम बनाना है और इमेज की जो नेचर है वो बतानी है। तो सबसे पहला है बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का जो लेंस होता है जिनके बीच में इस तरीके से गैप होता है, ठीक है। नीचे डायग्राम बना रखा है, उसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस के अंदर जब इमेज बनती है तो देखिए, ये सबसे पहले 2f और f, इनके बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की जब कनकेव लेंस के अंदर इमेज बनेगी, एक तो छोटी बनेगी, यहाँ पे आप देखते हैं छोटी बनेगी। दूसरी ये यहाँ पे वर्चुअल होगी और सीधी होगी, यानी कि सीधी है, वर्चुअल है और छोटी है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कहाँ पे बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये इमेज बनती है प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट की साइड और कनकेव लेंस के बीच में बनती है। साइज की जो इमेज की साइज होगी स्मॉलर होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी, प्लस में वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि ये लाइनें जो हैं दूर दूर जा रही हैं, पीछे मिल रही हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आपको बतानी है कि जब ऑब्जेक्ट जो है f और 2f के बीच में, और लेकिन यहाँ पे लेंस बताया गया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके का जो लेंस होता है इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस तरीके का लेंस। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं f और 2f के बीच में जो है इमेज रखी हुई है। यहाँ पे जो इमेज एक तो बड़ी बनेगी, आप देख सकते हैं बड़ी इमेज बन रही है, एक उल्टी बन रही है नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन है ये रियल, ठीक है, रियल इमेज है। तो यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं, इमेज बियॉन्ड 2f, 2f के बाद में बनेगी। इमेज का जो साइज होगा ये बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टी होना, ठीक है, नीचे की तरफ मुंह, बट रियल, ये जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्ट बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। इस तरीके से इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको केमिकल फार्मूला बताना है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है CaOCl2। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ये जो ये यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। व्हेन फैट और ऑयल स्टोर in open for long they get oxidized and become rancid, old and stale, and their smell and taste change. This process is known as rancidity. For example, the taste and smell of butter or bread change when kept for long. देखिए इसका मतलब क्या है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी फैट या ऑयल को या ब्रेड वगैरह को खुले में रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि पुराने हो जाते हैं, और उसके अंदर से स्मेल आने लगती है और उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपने घर पे भी देखा होगा, कोई चीज़ को आप कई दिन तक खुले रख देते हो तो वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि जो टेंडेंसी का मतलब होता है उसकी क्षमता, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं एटम के अंदर, उनके जो पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और खुद के अंदर ही, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट एंड हैज़ नो क्वांटिटी। इसकी जो है कोई यूनिट नहीं होती और कोई क्वांटिटी नहीं होती। इट मेजर्ड ऑन स्केल, इसको स्केल पे मापा जाता है और स्केल का नाम क्या है, पोलिंग स्केल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फ्लोरीन
जो फ्लोरीन है हैज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अगर सबसे लिस्ट की बात करें तो सीशियम जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सीशियम। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होती है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? एक्जोथर्मिक का मतलब होता है गैस जो है एनर्जी बाहर निकलना, ठीक है। देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी, हीट और लाइट। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है जिसके अंदर जो एनर्जी होती है वो हीट और लाइट की फॉर्म में निकले। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एक्जोथर्मिक जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन वो भी है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द फूड एंड ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भोजन के अंदर होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ इन अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये हमें जो एनर्जी देता है, ठीक है। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए जो रेस्पिरेशन एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई है C6H12, ये C जो 6 छोटा आएगा H12O6 प्लस में इसमें जो है 6O2, जब रिएक्शन करेगी बनेगा 6CO2 प्लस में यहाँ पे वाटर बनेगा 6H2O और लास्ट में यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज इन ऑफ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। आपको दोनों के यूजेस बताने हैं, क्या क्या यूज में आता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग स्टेन्स, स्टेन्स को रिमूव करता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की। इट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के काम आता है। पेपर एज वेल एज ग्लास, पेपर भी बनते हैं और ग्लास भी बनते हैं। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, तो इसका जो यूज़ होता है ये टेक्सटाइल जो फैक्ट्री होती हैं और पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग होती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसका जो बेकिंग वॉशिंग सोडा का अगर फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na2CO3 और 10H2O, ये इसका फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा इट इज रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टोमच, स्टोमच के अंदर से जो एसिडिटी को रिमूव करना। इट एक्ट्स एज एन एंटासिड बोल सकते हो, विच इज यूज टू ट्रीट स्टोमच अपसेट एंड इनडाइजेशन। स्टोमच का मतलब होता है पेट के अंदर जो एसिडिटी वगैरह होती है इसको रिमूव करता है, साथ ही साथ ये जो है डाइजेशन वगैरह में भी सहायता करता है। इट यूज टू प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज ए वाटर सॉफ्टनर, धोने वगैरह के में भी जो इसको यूज़ किया जाता है वाटर सॉफ्टनर के रूप में। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोपी फॉर्म, इसके जो सोपी फॉर्म यानी कि झागदार जो है फॉर्म बनाता है। और ये किस में काम आता है? फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम आग बुझाने वाले यंत्र बोलते हैं। केमिकल फार्मूला अगर बात करें यहाँ पे केमिकल फार्मूला जो है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, ये याद रखना आपको NaHCO3, 3 जो है नीचे छोटा सा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे बताना कि जो एटॉमिक साइज होता है वो किस तरीके से वेरी करता है जब हम जो है बॉटम से टॉप में जाते हैं। ठीक है, सॉरी मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से लेकर बॉटम में जाते हैं तो किस तरीके से साइज वेरी करता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होगा वो बढ़ जाएगा। इट बिकॉज न्यू सेल्स आर एडिड एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नया सेल ऐड हो जाता है, नया सेल ऐड होने के बाद उसका साइज बढ़ जाता है। द इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है ये भी बढ़ जाता है। हैंस एटॉमिक साइज इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, और इस वजह से जो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है और उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल, इसको आपके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो ऑक्साइड्स which have a tendency to react with both acid and base to form salt and water as known as amphoteric
ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जिनके अंदर जो रिएक्ट करते हैं वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी, और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, लिखते हैं Al2O3, और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है बताना है। तो द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, जो इम्प्योर जो मेटल होती है एनोड बनाने के काम आती है। एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज कैथोड, और जो प्योर मेटल होती है जिसमें अंदर कोई मिलावट नहीं होती, उसकी जो स्ट्रिप होती है वो क्या काम आती है, कैथोड के रूप में। ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और जो एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा ये आपका क्या होगा, साल्ट का होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और जब भी इसके अंदर से करंट पास करते हैं द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट, और जो प्योर मेटल होता है एनोड के ऊपर, एनोड एक तरीके से वो डिजोल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड, यानी कि जब भी इसके अंदर यहाँ पे करंट डालेंगे, और ये जो है यहाँ पे एनोड का मतलब प्लस, कैथोड का मतलब माइनस, जब भी इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो एनोड होती है इसकी ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो आपकी जो मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर, यहाँ पे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं क्या, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, इसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, एल्केन होमोलोगस सीरीज जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे एग्जांपल है मोलर मास ऑफ 2 कंजुगेटिव मेंबर्स डिफर बाय 140, 2 मेंबर्स डिफर बाय 2 CH यूनिट। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रेगुलर वेरिएशन। इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये वेरिएशन करेंगी, चेंज होंगी। नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको जो कंपाउंड के नाम बताने हैं। सबसे पहला है CH3Br, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है CH3Br, तो इसका जो है क्या नाम होगा, तो ये होता है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है CH3COCH3, इसको बोलते हैं प्रोपेन या फिर एसीटोन, इसका प्रोपेन भी नाम है प्रोपेनोन और एसीटोन, कौन सा भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है CH3CHO, इसको इथेनल या फिर जो है एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये इसके जो है नाम है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो साबुन होता है वो किस तरीके से साफ करता है किस चीज़ को, उसका क्लीनिंग एक्शन क्या है, किस तरीके से जो यूज में आता है वो। तो मोस्ट डिस्ट इज ऑयल इन नेचर एंड ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि ज़्यादातर जो भी आपकी कण होते हैं वो जो है एक तरीके से तेल के मिक्सचर होते हैं, और जो तेल होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। नेक्स्ट है द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटासियम साल्ट फॉर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो सोप होता है उसके अंदर सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं जिनकी लंबी चेन होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। द आयोनिक एंड ऑफ सोप डिजोल्व्स इन वाटर वाइल द कार्बन चेन डिजोल्व्स इन ऑयल, जो वाटर होता है सोप डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, जबकि जो कार्बन चेन होती है वो ऑयल के साथ डिजोल्व हो जाती है। द सोप मोलिक्यूल्स फॉर्म सब स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स, और जो साबुन होता है उसके जो मोलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको मिसेल्स बोलते हैं। नीचे हम देखेंगे इसके डायग्राम को, नीचे है इन मिसेल्स द वन पार्ट ऑफ मोलिक्यूल इज टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयोनिक एंड फेस आउटसाइड दिस फॉर्म ऑफ इमल्यूशन इन वाटर। द सोप मिसेल्स दस हेल्प इन डिजोल्विंग द डर्ट का मतलब होता है कण, धूल के कण, इन वाटर एंड वी कैन वॉश द क्लॉथ क्लीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से जब भी इसके अंदर साबुन वगैरह डालते हैं तो इसके ऊपर जो यहाँ पे उसके जो पॉइंट होते हैं ऑयल ड्रॉप के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और अंदर यहाँ पे जो क्या रह जाता है, पानी, वाटर। यहाँ पे जो है मिसेल्स बनाने की जो प्रोसेस है दी गई है, इसको ध्यान से समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एब्सिरिक एसिड, तो इसमें C ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल जो इजीली जो है डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे कि पेज है, कोई भी ऐसी चीज़। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ज़मीन के अंदर या कैसे भी डिग्रेड नहीं होते, डिग्रेड का मतलब होता है ख़त्म नहीं होते, कम नहीं होते। तो ग्लास जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जबकि ग्रास, पेपर ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल हैं, ईजिली जो है डिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ। प्लेसेंटा का क्या काम होता है, तो ये ऑक्सीजन के भी काम आता है, ग्लूकोज के भी काम आता है और वेस्ट सब्सटेंस को भी निकालता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। देखिए प्लेसेंटा होता है क्या, ये कब काम आता है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं इसके अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाने के लिए, ग्लूकोज पहुँचाने के लिए और जो वेस्ट सब्सटेंस उसको बाहर निकालने के लिए इसका जो प्रयोग होता है। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफ। आपको यूएनईपी की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी के साथ जो है आपने एक CFC भी पढ़ा होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको, CFC, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है ये बताना है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स इज एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रोपिज्म एंड इट्स ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखिए कोई भी जो प्लांट की मूवमेंट होती है, जैसे प्लांट है, इसकी जो जड़ें होती हैं ये ग्रेविटी के साथ जो है नीचे की तरफ जाती हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। जो भी पौधे होते हैं आपने देखा होगा उसकी जो रूट होती हैं ये नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है, ग्रेविटी के साथ में, ज़मीन में। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताने हैं क्या होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। तो जो है कॉन्ट्रासेप्शन इज ए आर्टिफिशियल मेथड और टेक्निक मेनली यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रोसेस है जिसके हेल्प से प्रेगनेंसी को रोका जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए। एक होता है बैरियर मेथड, एक केमिकल मेथड और एक होता है सर्जिकल मेथड। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें आपने लगभग सभी जो पॉइंट है ये सुने हुए भी हैं, देखे हुए भी हैं, ठीक है। इन सभी को यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं किस तरीके से जो प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोर। आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना है जो फ्लोर होता है उसका। तो द डायग्राम डिपिक्ट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लोर टेकन अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। द फ्लोर इज मेड अप ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लोर के अंदर जो है दोनों टाइप के पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, हेंस द नेम जो है डायोसिस। द पिस्टिल और कार्पेल इज द पार्ट ऑफ द फ्लोर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल रिप्रोडक्शन। ईच कार्पेल इंक्लूड्स an ovary as well as stigma and style. Stamens are the name given to the male reproductive part of the flower. जो फीमेल होता है उसका ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, ये होता है पिस्टिल और कार्पेल, और जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमेंस फ्लोर के अंदर। यहाँ पे नीचे डायग्राम इसका देख सकते हैं आप डिटेल में। सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे ये होते हैं इनको बोलते हैं एंथर। ये जो कंप्लीट लाइन है इसको बोलते हैं फिलामेंट। नीचे चलते हैं, ये पंखुड़ी आपको दिख रही है इनको बोलते हैं पिटल कोरोला। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे इसका स्पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं स्पेल। नीचे यहाँ पे जो इस तरीके से डंडी होती है फ्लोर के नीचे, इसको बोलते हैं रेप्टिकल। यहाँ पे इसको डिटेल में देख सकते हैं, ये कंप्लीट चित्र यहाँ पे बनाया गया है। वीडियो को पॉज करके इसके जो है इनका डायग्राम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला। यहाँ पे जो आपको सेरिबेलम और मेडुला के फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरिबेलम, इसका क्या काम आता है। तो देखिए द सेरिबेलम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम, द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड रेगुलेट्स द मोटर मोमेंट। सेरिबेलम का क्या काम आता है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। कहाँ से रिसीव करती है, सेंसर जो सिस्टम होते हैं वहाँ से। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो अदर पार्ट होते हैं ये ब्रेन तक जो है इसको इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मोटर मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है।
इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट सच एज पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच ऑफ मेंटेन ए स्मूथ एंड बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी। और इसके अंदर जो है वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, जो सेरिबेलम का काम होता है वॉलंटरी मूवमेंट जो जरूरी है अपने आप होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मेडुला। मेडुला का क्या काम होता है, तो मेडुला डायरेक्टली कंट्रोल मेनली इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स लाइक स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई। इट कंट्रोल्स आवर ओवरऑल मेजर मोटर्स फंक्शन और बॉडी मूवमेंट। मेडुला का काम होता है जो इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि हम छींक लेते हैं, पलक झपकाते हैं, ठीक है, और जो बॉडी के मेजर पार्ट होते हैं उसका काम जो है मेडुला का होता है। इट कैरीज आउट ब्लड वेसल्स डायलेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीजन फ्लोज एंड रिस्पॉन्ड टू हार्ट फंक्शन। अदर फंक्शन इंक्लूड डाइजेशन, swallowing एंड वोमिटिंग टू गेट रीड ऑफ बैक्टीरिया एंड पैथोजन दैट कुड हार्म एस। ठीक है, तो ये सभी जो है मेडुला के कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होता है इसके इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज द इनवॉलेंट्री प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड ऑन अर्थ। यानी कि ये जो है एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जिसके अंदर जो है पृथ्वी के ऊपर आदमी ने जन्म लिया। द एवोल्यूशन स्टेप्स इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंस ऑफ चेंज ए जेनेटिक मटेरियल एंड अडेप्टिंग टू इट्स सराउंडिंग। और ये आसपास के माहौल के अनुसार चेंज होते गए। दे इन्वॉल्व टू लिव देयर लाइव्स टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और जो अपनी योग्यता है उसके हिसाब से जो उन्होंने जीवन अपना स्टार्ट किया। स्टेज दे रखे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, स्टेजेस वगैरह क्या हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके सभी स्टेज के जो है नाम दिए गए हैं। इनको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें राइट द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक और जो है ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं ये बताना आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस where as organism prepares its food from a simple inorganic material like water, minerals, salts and carbon dioxide in presence of sunlight। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की हेल्प से। एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज मेड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म अनएबल टू प्रिपेयर इट्स फूड एंड हेंस डिपेंड अपॉन द प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन होते हैं, एक तरीके से वो प्लांट होते हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि कोई और भोजन बनाएगा और उसको ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपने अपने आसपास में जरूर देखा होगा। ऐसा पौधा जो खुद अपना भोजन नहीं बनाता, किसी और पौधे की हेल्प से अपना भोजन ग्रहण करता है, आपने जरूर आसपास में देखा होगा। तो उस पौधे का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो खुद अपना भोजन नहीं बनाता, किसी और के बनाया जो भोजन है उसको ग्रहण करता है और जीवित रहता है। नेक्स्ट है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो देखिए, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड एड्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गैसेज। हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर होता है, ये क्या काम करता है, ये गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर ले जाता है। द ब्लड सर्व्स एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ऑक्सीजन इज कैरी टू द सेल्स वेदर द कार्बन डाइऑक्साइड कैरी अवे फ्रॉम द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इज कैरी टू द सेल, सॉरी ऑक्सीजन इज कैरी टू द सेल, ऑक्सीजन को सेल तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सेल से निकालता है। अब ये काम किस तरीके से करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। द ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कैन बिड टू द हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स इजीली। यानी कि जो ऑक्सीजन होते हैं ये हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल के साथ इजीली बाइंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं। नेक्स्ट है 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हीमोग्लोबिन का 1 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल के साथ जो है बाइंड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। और जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर होता है, और ये ऑक्सीजन को कहाँ से ले जाता है, एयर से लेकर हमारे फेफड़े तक लेके जाता है, लंग्स तक। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू टिश्यूज वेदर द डिफिशिएंट इन द ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। ठीक है, और सभी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसमें सभी में पहुंचा देता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम जो है, किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, इजीली घुल जाता है।
Therefore, it is mostly transported from body tissues in the dissolved form in our blood plasma to the lungs in form of कार्बोक्सिलोबिन। ठीक है, ये नाम आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा लेंथी है, इसको आप इजीली ट्रांसलेट कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए। ही इज डिफ्यूजेज फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स, और इसके हेल्प से जो ये पानी के अंदर घुल जाता है और इसकी सहायता से जो ये क्या है टिश्यूज के हेल्प से हमारे शरीर से जो है निकल जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है इसका स्ट्रक्चर बनाना, इसका फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए स्ट्रक्चर के बारे में। ए नेफ्रॉन इज ए फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ए किडनी। ये जो किडनी होती है हमारे शरीर के अंदर, इसका जो है एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है किडनी का काम आपको पता होगा, खून को साफ करना, तो उसी के अंदर नेफ्रॉन जो है एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो ब्लड को साफ करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबल विच इज कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डस्ट एट वन एंड टू ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट द अदर एंड। दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। और ये क्या काम करता है, हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर डस्ट वगैरह, धूल वगैरह जो भी आती हैं उन सभी को साफ करता है, फिर हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट है वहाँ पे ब्लड को पहुँचाता है। ये डायग्राम इसका ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल में आप इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे इसका जो है फंक्शनिंग पूछिए, फंक्शन किस तरीके से करता है। तो ये डायग्राम इसका, उसके नीचे यहाँ पे फंक्शनिंग देखिए कैसे कार्य करता है ये। फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन द किडनी। ये एक फंडामेंटल पार्ट है किडनी के अंदर। ए नेफ्रॉन सेपरेट्स वाटर, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड एंड प्योरीफाइज out wastes and toxics from them and then deliver desired molecules to the blood। और इसका क्या काम होता है, ये हमारे जो पानी को, आयन को और छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्लड से अलग करता है, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देता है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको ब्लड में रखता है। द नेफ्रॉन फंक्शन थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर काम करता है। द नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। इट्स मेन पर्पज टू मॉनिटर द कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर एंड डिजोलेबल सब्सटेंस लाइक सोडियम साल्ट बाई फिल्ट्रेशन। और इसका जो मेन काम होता है ये मॉनिटर करता है, यानी कि देखभाल करता है किसकी, पानी की, और जो डिसोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम वगैरह, इनको अच्छे से कौन सी चीज़ हमारी जो है शरीर के अंदर रहनी चाहिए, किसको बाहर निकालना चाहिए, ये इसी का काम होता है। नेक्स्ट है रिजॉर्बिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड एलिमिनेशन द रेस्ट एज यूरिन। जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको हमारे शरीर में के अंदर रखता है, और जो बाकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको यूरिन या कोई और भी तरीका है उसके हेल्प से बाहर निकाल देता है। तो यूरिन का मतलब होता है पेशाब के थ्रू बाहर निकालना। ठीक है, यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। उन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।